हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप कुमार है और आप मेरे चैनल को तो व्यू कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हेमीस्फीयर पढ़ने वाले हैं। हॉलो इन नेचर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सॉलिड का कहाँ लाई करेगा, और सर्कुलर कोन का हॉलो और सॉलिड का कहाँ कहाँ लाई करेगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन ये प्रूव करने, यानी इस लेक्चर में हम लोग इसे प्रूव करने सीखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास हेमीस्फीयर का r/2 पे कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये प्रूव करने, तो इससे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इससे आपको 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण r डिस्टेंस पर निकालना रहता है ना, 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर यहाँ आप एलिमेंट लेने सीख गए तो वहाँ पे भी प्रूफ नहीं बताया जाएगा आपको। लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, अगर फिजिक्स में आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कैसे करता है, उसका इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं, तो आप इस वीडियो से आपको एक्स्ट्रा इज मिलेगा कि आपको 12th में जाके फ़ायदा होगा। और इससे आप बहुत सारा जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन को बनाना रहता है, वे आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा मास बॉडी सिस्टम में, उस सब में आपको बहुत हेल्प करेगा कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर जेईई मेंस या जेईई एडवांस में बोला जाए तो जेईई मेंस में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि इंटीग्रेशन ये सारा, उसका बस फॉर्मूला यूज करने आता है, मतलब कहाँ पे लाइक कर रहा है। और जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें मास वेरिएबल वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो मास वेरिएबल का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया था आपको, रॉड वाला, वो जेईई एडवांस में आया हुआ है। तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन आ सकता है मास वेरिएबल वाला, तो ये जेईई एडवांस के पर्पज़ से ये सब बहुत प्रूफ ज़रूरत है। अगर आप प्रूफ सीख जाइएगा तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन को तुरंत फोड़ डाल लीजिएगा। और अगर नीट का बात करें तो नीट में उतना खास कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीट में सिंपल से सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है वे याद कर लीजिएगा और उसके आधार पे उसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप आसानी से हो जाएगा आपका। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और यहाँ पर मैंने कुछ नोट पॉइंट किए हैं क्या, जैसे देखिए ये हेमीस्फीयर का भी जब प्रूव करेंगे ना, तो हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर सॉलिड और हॉलो का ये प्रूव करना थोड़ा रिलेटिवली इजी है। किसके कंपेयर में हम बोले हैं रिलेटिवली इजी, इसके कंपेयर में सर्कुलर कोन और सर्कुलर कोन, हॉलो और सॉलिड का, इसका प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि अभी आपको जब प्रूफ बताऊंगा ना तो उसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें एक एलिमेंट लेने वाले हैं वाई और थीटा, मतलब इसमें एंगल भी आएगा और वाई एक्सिस में भी जाएंगे, लेकिन इसमें वाई और थीटा को हम लोग कंप्रोमाइज़ करके एक डी थीटा एलिमेंट में बदलेंगे, यानी डी वाई में नहीं बदलेंगे। और इसमें भी वाई और थीटा एलिमेंट आने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डी थीटा में एलिमेंट नहीं लेंगे। मतलब जो भी इंटीग्रेशन में यूज आने वाला है वे डी थीटा आने वाला है। इसमें क्या आने वाला है, डी वाई आने वाला है। ऐसे आ सकता है इसमें भी डी वाई डी थीटा, लेकिन हम लोग इजी से सॉल्व करना है तो यहाँ पे डी थीटा वाला लाना होगा, वो अभी बताऊँगा मैं कैसे लाना है। और इसमें डी वाई आएगा। सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और जब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिवली इजी और ये रिलेटिवली टफ है, जब मैं चारों बता दूंगा तब ना आपको पता चलेगा। तो इसी कारण आप एक साथ मेरे साथ लगे रहिएगा, तभी आपको अंत में जाके पता चलेगा कि ये टफ कैसे है और ये इजी कैसे है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट वाला हेमीस्फीयर। और ये हेमीस्फीयर कैसा नेचर का है, हॉलो इन नेचर। हॉलो इन नेचर, हॉलो इन नेचर मतलब क्या हुआ, पूरा खोखला है, सिर्फ बाहर में उसका सेल में मास है, अंदर में मास नहीं है। मतलब जैसे आप फुटबॉल लेते हैं ना, फुटबॉल में अंदर में पूरा एयर भरा रहता है, तो वो पूरा स्फीयर हो गया, तो वे हॉलो स्फीयर हुआ। तो फुटबॉल को आप क्या कीजिए, कट कर दीजिए। तो कट कीजिएगा तो वे तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कुछ प्लास्टिक वाला बॉल रहता है ना, तो प्लास्टिक वाला बॉल को कट कर दीजिए, तो उससे जो बन रहा है आपका, तो वे जो बन रहा है वे आपका क्या है, हेमीस्फीयर, और वे हॉलो इन नेचर है। उसका सेंटर ऑफ मास निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आपको एक जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सिंपल वाइज पहले पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए, तो आपको सिंप्लिसिटी होगा समझने में। और फिर मैं बताऊँगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो ओके, तो चलिए पिक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बड़ा सा बनाना है और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर जैसा कुछ बना दीजिए। ये वाई एक्सिस आपको दर्शा देना है एक प्रकार से, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस। इसका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको विजुलाइज करना है। जब तक ये सब प्रूफ आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसमें विजुलाइजेशन करने जानते हैं। 3D में कैसा होगा, या 3D में जब तक विजुलाइजेशन करने नहीं सीख पाइएगा तब तक ये सब क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। यानी इसका प्रूफ सीखना है तो आपको 3D में विजुलाइजेशन आना चाहिए। तो ओके, यहाँ से मैं विजुलाइजेशन कराने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से विजुलाइजेशन अगर मैं कराने का कोशिश करूँ तो इसका मास क्या है, एक स्फीयर में फैला हुआ है, मतलब चारों बगल इस तरह 3D में फैला हुआ है और नीचे में सर्कुलर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिमेंट कैसे लेना है, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो करना क्या होता है ना, देखिए एक सिंपल सा बात, अगर कोई सर्कुलर रिंग रहता है, सर्कुलर रिंग रहता है तो इसका कितना सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, एकदम बीच में रहेगा। यानी अगर मास m है, इसका रेडियस r है इस सर्कुलर का, तो इसका मास कहाँ रहेगा, एकदम बीच में, बीच सेंटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो मेरा ये हॉलो स्फीयर है, ये इसमें हम कट कर देंगे, एक इन्फिनाइट रिंग जैसा कट कर देंगे। तो ये रिंग बहुत सारा बनेगा, एक बड़ा सा रिंग नीचे में बनेगा, फिर उसके बाद छोटा सा रिंग बन रहा है। यहाँ पे डिस्क नहीं बन रहा है। रिंग बनने से क्या होगा, एक रिंग बना, फिर उसके ऊपर एक रिंग रखे छोटा सा उससे, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा रखे, फिर छोटा सा, और इस तरह करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो एक बड़ा सा रिंग से छोटा सा रिंग में एक क्या बन जाएगा, आपका हेमिस्फीयर नहीं बन जाएगा, और वो हॉलो नेचर का रहेगा, क्योंकि रिंग के अंदर तो मास रहेगा नहीं, तो उसके मास चारों बगल में रहेगा ना, इस तरह करके। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से वाइड डिस्टेंस जाएंगे, यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से वाइड डिस्टेंस जाएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग को कट करेंगे। सबसे पहले हम कट किए थे यहाँ पे बेस में, लेकिन हम लोग बेस पे दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि एकदम नज़दीक हो जाएगा। तो हम लोग दूर में जाके कोई एक रिंग कट करेंगे, और रिंग जब कट करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से, ये विजुलाइजेशन अगर हो गया तो प्रूफ यहीं पे ख़त्म, प्रूफ हो गया आपका। तो देखिए जब रिंग कट करेंगे ना, तो एक थिकनेस आएगा, जिसको यहाँ पे लिखना है आपको। आप बोलिएगा कितना बड़ा थिकनेस ले लिए, ये कट कर रहे हैं इन्फिनाइटली स्मॉल। तो ये जो थिकनेस है ना, ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे हम विजुलाइजेशन कराने के लिए थिकनेस को कुछ रखे हैं। तो सबसे पहले ये थिकनेस क्या है मेरा, ये थिकनेस नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपको। ये जब आप इसको कट कीजिएगा ना, तो ये आपको दिखाई कैसे देगा ना, एक स्ट्रिप जैसा, मतलब आपको जैसे ये मेरा हाथ है, इसके चारों ओर इस तरह दिखाई देगा आपको, इस तरह। मतलब यहाँ पे ये इसमें मास है, चारों बगल मास है ना, इसके बाहरी परत में क्या है, मास है। जब हम स्ट्रिप लेंगे इसमें मास आ जाएगा, आसानी से बात है, आएगा। पीछे भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो मास आ गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ से वाइड डिस्टेंस आ गया, यानी इसके सेंटर ऑफ मास का जो भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इस यहाँ पे लाई करेगा, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, वाई हो गया। चलिए ये बात पता चल गया। अब इसका वेरिएशन देखते हैं थीटा के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस के साथ ये नापते हैं। ये जो 2 पॉइंट आ रहा है, ये जब हम स्ट्रिप काटेंगे एक, तो वे जो स्ट्रिप काटेंगे वे जो चारों बगल आएगा, एक ऊपर वाला पॉइंट आएगा, एक अपर पॉइंट आएगा, और एक क्या आएगा, लोअर पॉइंट आएगा। नहीं आएगा, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, हर एक जगह आ रहा होगा, इस जगह भी आ रहा होगा। जब रिंग काटते हैं तो चूड़ी का क्या होता है, जैसे रिंग काटे तो रिंग का एक अपर पॉइंट होगा और एक लोअर पॉइंट होगा। थिकनेस बहुत कम होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट
कोइंसाइड कर रहा होगा चारों बगल का, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा होगा, लेकिन कुछ तो डिस्टेंस होगा बहुत स्मॉल। तो वही यहाँ स्मॉल सा डिस्टेंस है, यहाँ पे ये कितना सा डिस्टेंस है, स्मॉल सा डिस्टेंस है। और हम लोग मान लेते हैं कि यार ये जो पॉइंट है यहाँ से ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, और ये वाला जो स्मॉल सा एलिमेंट है ये वाला पॉइंट, ये अब ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत नज़दीक में है। नज़दीक में मतलब सटा हुआ है, मतलब इसके बीच एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 0 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं है एक दूसरे, ये पॉइंट और ये पॉइंट उसी जगह है, लेकिन उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक मतलब लेंस से उसको बड़ा करके देख रहे हैं। तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यानी ये जो ऐसे लिखे हैं मतलब क्या, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है डी थीटा। ये नहीं सोचेगा कि ये एंगल थीटा है, लेकिन ये थीटा एंगल वेरी कर रहा है। जब बड़ा सा रिंग काटेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। अब जब यहाँ पे काट रहे हैं तो थीटा का कुछ तो वैल्यू होगा जिसको हम थीटा मानेंगे। और यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये बीच का एंगल कितना हो गया, डी थीटा हो गया। और ये हेमीस्फीयर का मास कितना माने हैं, एम मास माने हैं, और इसका रेडियस क्या माने हैं, आर माने हैं। इतना सा याद रखिएगा। अब रिंग वाला इसको मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला रेडियस है मेरा, ये वाला रेडियस है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, आर होगा, क्योंकि ये मेरा रेडियस है ना। हेमीस्फीयर का रेडियस क्या होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा। जो भी सेंटर है उसका हेमीस्फीयर का रेडियस किधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। यानी उस सेंटर से पेरीफेरी जो चारों बगल फैला हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, सिंपल सा। और ये दोनों रे अलग अलग नहीं है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कोइंसाइड करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है डी थीटा। यानी ये दोनों लाइन अभी दिख रहा है अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको पूरा छोटा कर दें ना, यानी ये जितना बड़ा दिख रहा है इसको हम 1000 करोड़ों गुना बड़ा करके देख रहे हैं। इसके कारण ये दो रे हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है, और इसके कारण हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यानी ये रे और ये रे क्या है, आपस में सटा हुआ है, तो ये आर है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर हम यहाँ से अब ये जो रिंग बन रहा है, अभी जो रिंग बना था यहाँ पे, ये इस रिंग का हम रेडियस क्या मान रहे थे, आर, लेकिन यहाँ तो हम रेडियस इसका आर माने हैं ना। तो ये जो मेरा रिंग बनेगा ऊपर में, इसका रिंग तो कुछ अलग आएगा। इसका रिंग मान लेते हैं क्या आएगा, नहीं जानते हैं, तो हम जानते हैं, देखिए ध्यान से, ये आर है तो इसका प्रोजेक्शन नीचे बन रहा होगा कहीं नीचे, ये प्रोजेक्शन बनेगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, आर साइन नहीं, ये थीटा इसके बगल में है ना, तो इसका बगल वाला कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा होगा। और ये वाई कंपोनेंट अगर हम इसी तरह बात करना चाहे तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो गया। तो चलिए यहाँ तक मेरा काम खत्म हुआ। यानी हम लोग इसका रेडियस बता सकते हैं, ये जो रिंग लिए हैं, कट किए हैं, ये कितना है, आर कॉस थीटा है। चलिए यहाँ तक तो पता चल गया। अब हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ये जो स्ट्रिप लिए हैं इसका हमको क्या चाहिए, ये जो स्ट्रिप लिए हैं, स्मॉल सा स्ट्रिप थीटा एंगल पे, डी थीटा या वाई डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसका मास स्मॉल होगा, क्योंकि पूरे का मास m है, और ये तो एक स्मॉल सा स्ट्रिप है, यानी इसको इन्फिनाइट भाग में बांटे हैं तो ये एक स्मॉल सा बन रहा है, तो उसका मास क्या आएगा, dm मास आएगा। मतलब ये जो स्ट्रिप है इसका मास क्या माने हैं, dm माने हैं। और dm मास कैसे निकालेंगे हम लोग, dm मास कैसे निकालेंगे, निकालने के आसान सा मेथड, क्योंकि ये जो m मास है इसके पेरीफेरी में फैला हुआ है। पेरीफेरी मतलब क्या हो गया, उसके पेरीफेरी में फैला हुआ है, यानी अंदर में मास नहीं है, यानी एरिया में फैला हुआ है। यानी इसका मास और इसका मास निकालना, ये जो स्ट्रिप का मास है, यानी एरिया का कंसेप्ट लगेगा। यानी क्या लगेगा, मास पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट लगेगा। यानी मास पर यूनिट लेंथ निकालना होगा सबसे पहले हमको। तो सबसे पहले कहीं कोना में हम लोग क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ नहीं, सॉरी, मास पर यूनिट एरिया निकालना है। तो मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं सिग्मा। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, ये मास m पूरे पेरीफेरी में फैला हुआ है, तो m मास और पूरे पेरीफेरी में फैला हुआ है हेमीस्फीयर के, तो उसका एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि पूरे का स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो हेमीस्फीयर है ना, उसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। हम तो पूरा सही लिख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक ये बात समझ में आ गया आपको।
चलिए सिग्मा का बात खत्म। अब अगर हमको इस स्ट्रिप का मास चाहिए तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें, इस स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए तो हमको मास पर यूनिट एरिया पता है, तो इसको किसी भी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ का मास पता चल जाएगा। अगर हमको इस स्ट्रिप का एरिया पता चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम निकल जाएगा। यानी इस स्ट्रिप का एरिया भी हम मान लेते हैं डीए एरिया है। क्या एरिया है? डीए एरिया है। मतलब बहुत स्मॉल सा इस स्ट्रिप का एरिया बनेगा, चारों बगल बहुत स्मॉल सा एरिया बनेगा। मतलब जो भी एरिया बन रहा है बहुत स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि पूरे का एरिया 2πr² है। तो ये तो एक स्ट्रिप बन रहा है रिंग जैसा, रिंग का तो बहुत पतला रिंग होता है, तो इसका एरिया भी बहुत स्मॉल होगा। तो यानी अगर इस रिंग का स्मॉल m मास निकालना है, चारों बगल जो मास है, तो उसको अगर हम सिंपली क्या कर दे, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे एरिया को, तो इस एरिया में क्या मास होगा वे निकल जाएगा। और हमें पता है इस डीए एरिया में कितना मास है, डीएम मास है। तो इस डीए को सिग्मा से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। पूरे का मास क्या है? पूरे का मास m है, तो 2πr² में कितना मास है? m मास है। तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m/2πr²। तो मेरा ये एरिया को क्या माना है? ये जो रिंग का एरिया बन रहा है इसको हम लोग क्या माने? डी एरिया माने हैं। तो डी एरिया में कितना बनेगा? तो ये डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सिंपली, तो यहाँ पे डी आया, डी आ गया, और यहाँ से m/2πr², तो सिग्मा आया। इसी को सिग्मा बोलते हैं ना, पूरे मास कितना एरिया में फैला हुआ है। तो डीएम यहाँ से निकल गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेंथ निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? आर डी थीटा बोलेंगे। ये जो लेंथ निकल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कितना होगा? आर डी थीटा। अब आपको समझ में नहीं रहा होगा आर डी थीटा कैसे होगा, तो सिंपल सा है, क्योंकि ये भी एक कर्व जैसा है ना, कर्व जैसा है। और ये कर्व चारों बगल ऐसे बन रहा है कर्व, मतलब इधर भी कर्व बन रहा है ऐसे, और ऐसे घूम के ऐसे कर्व बन रहा है। तो ये लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा। अब कैसे होगा नहीं पता चल रहा है, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए ये कर्व बन रहा है, और यहाँ से देखिए ऐसे, ये कितना एंगल है? डी थीटा, और ये रेडियस कितना है? आर। तो हमें पता है अगर ये आर्क है, इसके लिए ये क्या है? आर्क है। तो यहाँ पे डी थीटा एंगल है, और ये आर्क है, ये भी आर है। तो ये आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल जो बनता है। तो रेडियस हमको पता है आर है, और एंगल कितना बन रहा है? डी थीटा एंगल बन रहा है, तो डी थीटा लिख देंगे। ये तो सिंपल सा है, आप जानते होंगे। आर्क बराबर क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल। तो इसी कारण हमको ये आर्क निकालना है। तो ये आर्क निकालने के लिए यही तो एंगल बन रहा है ना, डी थीटा। तो यहाँ पे ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? डी थीटा नहीं हो जाएगा। सिंपल सा है, ये तो आप जानते होंगे। और यहाँ से ये भी सीख गए होंगे कैसे निकाले। अब चलिए, अब सिग्मा हम निकाल चुके हैं, यहाँ से सिग्मा निकाल चुके हैं। हमको डी एरिया चाहिए। अब डी एरिया कैसे निकालेंगे? डी एरिया मतलब ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं ना, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे ना, तो ये स्ट्रिप को आपको विजुलाइज करना होगा। विजुलाइज मीन्स आपको वहाँ पे विजुलाइजेशन उतना नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से फिगर बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आपको विजुलाइजेशन हो जा रहा है, बहुत बढ़िया बात। मतलब ये रिंग ऐसे जा रहा है, पीछे में भी ऐसे है, तो ये नहीं समझिएगा कि खाली ऐसे दे दिए, पीछे में भी है कुछ इसी तरह का, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो ये पूरा रिंग जब लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस आएगा, और यहाँ से ये नीचे वाला पॉइंट है कुछ, यहाँ से ये लिए है ना, तो यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है। ये मेरा डी थीटा एंगल है। तो ये वाला जो मेरा आ रहा है, ये वाला, ये कितना आ रहा है? इधर वाला, ये जो ऐसे जा रहा है, ये आ रहा है मेरा आर डी थीटा। और ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा आ रहा है आर कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रिप बना, और ये कैसा स्ट्रिप बन रहा है? सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है। और सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है, देखिए ये ऐसे वाला सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है। तो सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है, तो इसका हमको पता है, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2πr cos थीटा। अब देखिए हमको पेरीमीटर पता चल गया। क्या चल गया? पेरीमीटर पता चल गया। या आप क्या कर दीजिए ना, बताते हैं एकदम सिंपल सा। यहाँ से आप इसको कट कीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है? इस जगह से कट कर देना। ये स्ट्रिप वहाँ से निकालना है ऐसे वाला, उसको वहाँ से निकाल के
यहाँ पे लेते आइए और इसको कट मार दीजिए कैंची से। कट मारिएगा तो ये कैसा दिखेगा, कट मार के उसको फोल्डिंग कर दीजिए। फोल्डिंग कीजिएगा तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, नहीं ये रेक्टेंगल दिखेगा। और ये रेक्टेंगल का क्या दिखेगा, जैसे ही इसको फोल्ड किए तो ये रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिखेगा इस पेरीफेरी के बराबर, क्योंकि इसको कट करके हम ऐसे कर रहे हैं फोल्ड। तो ये लेंथ क्या दिखेगा आपको, पेरीफेरी, सॉरी पेरीफेरी मीन्स पेरीमीटर के जैसा पेरीमीटर दिखेगा। और पेरीमीटर का वैल्यू कितना है, 2 पाई आर होता है और इसका रेडियस आर कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा। और यहाँ से बताए इसका ये थिकनेस क्या है, आर डी थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे ये थिकनेस आर डी थीटा है, यानी ये वाला जो है चौड़ाई आपको दिखेगा थोड़ा सा ये, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन जब इसको यहाँ से कैंची से कट करके जब इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये आपको लगभग सीधा दिखेगा। और ऐसे भी हम जो एरिया निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेट एरिया होता है, तो यहाँ से ये आपको पूरा सीधा दिखेगा। तो ये लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा हो गया। आप देखिए आपको लेंथ पता है और इसका ब्रीथ भी पता है, तो आसानी से इसका एरिया नहीं बता सकते। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम इसका एरिया क्या माने हैं, डी एरिया माने हैं, यानी स्मॉल एरिया माने हैं। तो स्मॉल एरिया को क्या लिखेंगे, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर कॉस थीटा, और इसका विड्थ कितना है आर डी थीटा है, तो आर डी थीटा लिख दिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2 पाई आ गया और आर स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा आ गया और डी थीटा आ गया। चलिए यहाँ तक तो पता चल गया आपको डी एरिया कैसे आएगा, यानी ये जो स्ट्रिप लिए हैं इसका डी एरिया कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। और ये भी नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया होगा। और यहाँ से सबसे पहले ये स्ट्रिप लिए इसको हम फोल्डिंग किए, तो एक रेक्टेंगल जैसा बनेगा फोल्ड करने के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आई होप यहाँ तक डी एरिया में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई होप। तो डी एरिया निकालने के बाद मेरा फोकस किस पर रहेगा, डीएम मास पर निकालना फोकस रहेगा, क्योंकि हमको मास पता रहेगा तब ना सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्योंकि जो भी फार्मूला आता है वहाँ पे डीएम मास का फार्मूला आता है, जैसे वाई डीएम निकालते हैं जो भी, तो डीएम मास निकालना मेरा सबसे पहले कर्तव्य है। क्यों डीएम मास निकालना कर्तव्य है, क्योंकि वाई सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है, वाई डीएम, वाई इंटू डीएम इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो हमको वाई पता है और डीएम निकालेंगे किसी तरह तब ना पता चलेगा तुरंत। यानी किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है, डीएम निकालना। डीएम निकालने सीख गए उस स्मॉल स्ट्रिप का, तो सारा फोकस उसी पे रहता है। तो आई होप यहाँ तक डीए तक समझ में आया होगा। अगर हम डीएम का बात करें तो डीएम का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से डीएम का वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या है, m बटा 2 पाई आर स्क्वायर, m बटा 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से। और डीए का वैल्यू अभी निकाले, क्या निकाले 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इस स्मॉल डीएम का वैल्यू क्या है, इस स्मॉल डीएम का वैल्यू है कॉस थीटा डी थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो डीएम मास निकल गया, उसके बाद मेरा पूरा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड हो गया, क्योंकि अब हमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। अब इतना सही मेहनत करने में जो टाइम लग रहा था, अब देखिए इसके बाद आगे कैसे होगा। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। अब क्या करेंगे हम लोग, डीएम का यूज करेंगे। यहाँ तक डीएम तक तो निकल गया मेरा, अब डीएम का यूज कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये जो अभी निकाले इसका मास क्या माने थे, डीएम माने थे, इसका एरिया माने थे, डी एरिया माने थे। लेकिन हमको एरिया से कुछ लेना देना है, क्योंकि एरिया डीएम निकालने में चले गया, हमको तो मास से लेना देना है ना। यानी इस रिंग का जो मास है क्या है, डीएम मास है। और ये डीएम मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यानी ये डीएम मास यहाँ लाई कर रहा है। और ये डीएम मास का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से वाई डिस्टेंस है, यानी ये डीएम मास सेंटर से यहाँ लाई कर रहा है। ओके, यानी ये डीएम मास। चलिए यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी एक्स एक्सिस, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं लाई करेगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, वाई डीएम अपॉन डीएम। लेकिन इस y पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि
ये y सिंपल सा नहीं है, पिछले क्लास में बताए थे जब डिस्क का हम प्रूव कर रहे थे, वहाँ पे कैसे हम लोग 2y/π लिए थे। यहाँ पर भी जस्ट लाइक वही याद रखना है, लेकिन यहाँ पे ये y इस एक्चुअल y के बराबर होगा, क्योंकि ये dm मास यहीं पर स्थित है और ये यहाँ से y डिस्टेंस है। तो इसी कारण हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं वे कितना डिस्टेंस, यानी ये y मतलब होता है ये dm मास कहाँ सिचुएटेड है। अगर dm मास बाई चांस यहाँ सिचुएटेड रहता तो हम y डिस्टेंस लिए हैं, लेकिन ये जो y आता वे वाला लेते हैं, जैसे डिस्क के केस में आ रहा था प्रूव करने के बाद। तो हम मेरा ये y डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, तो यही y को dm से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ पे एक्चुअल y लिखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से y dm एक्चुअल लिखेंगे, dm ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बताइए y का वैल्यू क्या है। y का वैल्यू हम r sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये थीटा भी वेरी कर रहा है, यानी 0 से लेकर y तक। तो यहाँ हम दो वेरिएबल नहीं रख सकते, क्योंकि मेरा y भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरिएबल कर रहा है। अगर हम दो वेरिएबल लेंगे ना तो डबल इंटीग्रेशन का यूज करना होगा, जो बीटेक में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को, यानी हम लोग को सिंगल इंटीग्रेशन हम लोग को 11-12 में आता है, तो 11-12 में सिंगल इंटीग्रेशन आता है, तो आपको सिंगल वेरिएबल में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो यानी ये थीटा वेरी कर रहा है और इधर y भी वेरी कर रहा है, यानी इस y को इस थीटा के टर्म में वेरिएबल में लिखना होगा। इसी कारण यहाँ y को क्या लिखेंगे, r sin थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा यानी y भी वेरी कर रहा है, यानी y का वेरिएशन थीटा पे हम डिपेंड करा दिए मैथमेटिक्स लगा के। नहीं तो दो वेरिएबल आता तो आपको डबल इंटीग्रेशन यूज करना होता, और हम डबल इंटीग्रेशन तो जानते ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की जगह क्या रख देंगे, r sin थीटा रख देंगे, रख दिए। dm मास का तो अभी निकाले थे पूरा कटा छटा के। cos थीटा क्या आ रहा था, cos थीटा d थीटा, ये ना आ रहा था। तो यहाँ पे dm इज इक्वल टू था ना m बटा इतना, तो ये और ये कट रहा था ना, तो इस जगह m तो आएगा ना। आप लोग भी भुला गए, आप लोग को याद कराना चाहिए था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये y हो गया r sin थीटा, और dm का मास का क्या हो जाएगा, इस जगह cos थीटा लिखे थे और इस जगह m, यानी इस जगह पुट कर देंगे m। सॉरी, इसको लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा, m cos थीटा d थीटा। तो चलिए अब यहाँ से dm पुट करते हैं, बहुत हम टाइम ले लिए, अब जल्दी जल्दी पुट करते हैं। आपको पता है थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर π/2, मतलब 0 पे बड़ा सा रिंग बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक बड़ा सा रिंग बनेगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एक बड़ा सा रिंग बनेगा, और ऊपर जाएंगे इतना सा रिंग बनेगा। अब ऊपर जब π/2 चले जाएंगे तो एक 0 सा रिंग बनेगा, यानी जब थीटा π/2 में वेरी कर जाएगा तो एक छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है, एक छोटा सा सर्कल बनेगा। तो यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर पाई तक नहीं लिखेंगे, पाई तक नहीं लिखेंगे, पाई तक लिखेंगे, π/2 तक लिखेंगे, क्योंकि जैसे 0 रहता है तो एक रिंग बन गया, फिर जैसे रह रहा है तो रिंग बन जा रहा है ना, तो यानी 0 से π/2 तक वेरी कर रहा है। पाई तक क्यों वेरी करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे थीटा लिखते हैं तो ये पूरा बन जा रहा है ना, तो जैसे π/2 लिखेंगे तो ये यहाँ वाला बन जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लेकर π/2 तक लिखेंगे, 0 से लेकर π/2 तक लिखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, ये m क्या होने वाला है, m बाहर आने वाला है, ये भी m बाहर आने वाला है, यानी ये और m और ये m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब यहाँ से क्या आएगा, r कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा तो उसके बाद क्या लिखाएगा, r 0 से π/2, नीचे में लिखाएगा, सॉरी ये ऊपर वाला लिमिट है, और ये 0 से π/2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, नीचे में क्या आएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, अपने सुविधा के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से डिवाइड मार देंगे। इससे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी यहाँ से ये r/2 ऊपर आ गया, और ऊपर में इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 से π/2 साइन 2 थीटा d थीटा, और नीचे में लिमिट क्या है, 0 से π/2 cos थीटा d थीटा। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन को इधर सॉल्व करते हैं।
उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r/2 आया हुआ है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। याद होगा आपको, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, लेकिन यहाँ 2 थीटा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन वाला रूल। साइन को डिवीजन वाला रूल नहीं, कॉस के एक्स होता है तो के यहाँ बटे में आ जाता है, के एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में है तो बटे में आ जाएगा। तो 0 से π/2 लिमिट चले गया। नीचे में क्या आ रहा है इंटीग्रेशन का लिमिट, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो गया 0 से π/2। अब देखिए r/2, जब ऊपर वाला हम लोग π/2 पुट करेंगे तो π/2 पुट करेंगे तो कितना आने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिए। π/2 पुट करेंगे कितना आएगा, π/2 पुट करने पे आएगा cos पाई, cos पाई मतलब -1 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस यानी 1/2, 1/2 आ गया। और फिर देखिए जब 0 पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे ही हम लोग माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो यानी 1/2 यानी प्लस में 1/2 आ जाएगा। और नीचे में क्या, साइन π/2 पुट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, साइन 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो साइन 0 0 हो गया। तो ये 1 - 0 और ये 1 1, 1/2 कितना आ गया 1, और 1 - 0 1 आ गया, तो यानी ये टोटल कितना आ जाएगा r/2 आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको कैसे लाए हैं, ये सब सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ तक आपको डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन इसके बाद तो डिफिकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा दिया 11th का। 12th में जाएगा तो इंटीग्रेशन और बढ़िया से पढ़िएगा, लेकिन ये 11th वाले लड़का के लिए सफिशिएंट है, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा r/2 कैसे आया। यानी हम लोग बोल देंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है यहाँ से लेकर r/2 पे। तो चलिए जल्दी से तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का, लेकिन अब सॉलिड का पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी जस्ट लाइक वही, इसमें फिगर आपको बढ़िया से बनाना है। तो फिगर सबसे पहले जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे बनाते चलिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले फिगर बनाइए बढ़िया सा, यहाँ से पिक्चर बनाइए, ये पॉइंट यहाँ से नीचे में एक ऐसे बना दीजिए कि लगे क्या ये सॉलिड स्फीयर है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेंटर को दर्शाना है, और इससे वाई एक्सिस, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस आपको दर्शाना है। ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे सिंपल से ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है क्या, वो अभी थोड़ा सा 2 मिनट बाद पता चलेगा। बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है देखिए, अभी बताऊँगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से वाई डिस्टेंस जाना है ऊपर, जस्ट लाइक उसी जैसा वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक सबसे पहले बात करते हैं क्या सॉलिड हेमिस्फीयर होता क्या है। सॉलिड हेमिस्फीयर है यानी पूरे में मास फैला हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, जब कट करेंगे ना तो एक कॉइन जैसा मिलेगा, एक कॉइन मिलेगा जो इसका सबसे बड़ा एरिया है, उसके बाद एक कॉइन मिलेगा जो उससे छोटा सा एरिया है, फिर एक कॉइन मिलेगा जो उससे भी छोटा सा एरिया है, और इस तरह मिलते मिलते 0 एरिया वाला कॉइन मिलेगा। यानी जब इसको इन्फिनाइट भाग में बांटेंगे तो, या आप आलू ले लीजिए, आलू को आधा चक्का कर लीजिए और उसको कट के मारिएगा, तो चिप्स कैसा मिलेगा आपको, चिप्स मिलेगा एक बड़ा सा एरिया, फिर छोटा सा एरिया, इस तरह मिलेगा। तो इस तरह का कुछ करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई डिस्टेंस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका वाई डिस्टेंस जाके यहाँ से स्ट्रिप काटेंगे, वाई डिस्टेंस जाके स्ट्रिप काटेंगे। हम लोग स्ट्रिप यहाँ पे भी काट सकते हैं, लेकिन ये हाइट बहुत कम होगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगा। इसी कारण वाई डिस्टेंस जाके हम लोग ऊपर करेंगे। तो मान लेते हैं इसका थिकनेस क्या है, जो ये चिप्स बनेगा मेरा, चिप्स जो बनेगा मेरा उसका थिकनेस क्या मान लिए, dy मान लिए, क्योंकि ये y वेरिएबल है तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, dy
dy, मतलब जो चिप्स का थिकनेस है उसको हम लोग मान ले रहे हैं dy। आप बोलिएगा यहाँ dy मान लिए, बस अभी मान लिए, अभी लिख लीजिए, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे रिलेट करना है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वेरिएबल तो रखना है थीटा के टर्म में। ये y वेरी कर रहा है, यानी y पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, यहाँ अभी यहाँ पे है, अलग बात है, लेकिन हम लोग अभी इसको वेरी करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी जस्ट लाइक ऐसे बनेगा, वे तो बनने वाला है। अगर यहाँ पर भी दो पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इस पॉइंट को क्या करना है आपको, सेंटर से ज्वाइन करना है, और एक नीचे वाला भी पॉइंट को आपको क्या करना है, सेंटर से ज्वाइन करना है। और ये एंगल मान लेंगे थीटा, और ये एंगल क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा। ये डी थीटा है, डी थीटा यानी बहुत स्मॉल सा एंगल है, और इसका रेडियस क्या आर माने ही है, इसका भी मास वही है एम और आर, यानी इस पूरे सॉलिड हेमीस्फीयर का मास क्या एम और आर है। तो पूरे वॉल्यूम में, यानी इधर 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 पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो हम इसको जब कट किए, इनफाइनाइट भाग में चिप्स में बांटे, तो ये जो थीटा एंगल पे चिप्स आ रहा है, आलू का चिप्स, इसका तो पूरे में मास फैला रहेगा ना, ये डिस्क जैसा हो जाएगा ना, यानी चिप्स को जब कीजिएगा तो लगेगा डिस्क जैसा, पूरे में मास फैला हुआ है, डिस्क जैसा लगेगा। यानी उस समय तो पिछले वाले भी अभी जो बता रहे थे उसमें तो पूरा नहीं आ रहा था इसमें मास, लेकिन ये इसमें भी मास आएगा क्योंकि ये एक चिप्स जैसा है। चलिए अब बात करते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। अभी बताया इसका वैल्यू कितना होगा, आर डी थीटा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो पता चल गया भाई। अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को इसका मास निकालेंगे कैसे। जैसे वहाँ पे हम लोग मास निकाले डी एरिया निकाल के, सिग्मा निकाले मास पर यूनिट एरिया, और उसे हम लोगों ने डी से मल्टीप्लाई किया तो वे स्ट्रिप का एरिया निकला था। लेकिन यहाँ मास तो थ्रू आउट द वॉल्यूम फैला हुआ है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम फैला हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाना होगा, यानी हमें रो का कंसेप्ट लगाना होगा। रो का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर मास m है और ये पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरा वॉल्यूम क्या है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 होता है, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा, यही हो गया। यानी m मास पूरे 2/3 वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना, पूरे वॉल्यूम से भागा दे देंगे तो यूनिट वॉल्यूम का निकल गया, और इसको किसी भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास निकल जाएगा। अगर हमको ये डिस्क है तो डिस्क का कुछ तो वॉल्यूम होगा, जो चिप्स बना है आपका, चिप्स का तो कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसके पास एरिया है और उसके पास तो थिकनेस भी है ना, उसके कारण उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तब ना एक चिप्स, दो चिप्स, तीन चिप्स, चार चिप्स बन के एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा, अगर समान उसका रेडियस सेम है तो। लेकिन यहाँ रेडियस क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, इसके कारण ये सिलिंड्रिकल बन जा रहा है, सॉरी सिलिंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल बन रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसका डीएम मास निकालना है। डीएम यानी ये जो स्मॉल चिप्स बन रहा है इसका मास क्या है, बहुत स्मॉल रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट भाग में बांट रहे थे, एक चिप्स का मास कितना होगा, डीएम होगा। तो डीएम मास निकालने के लिए हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्यों वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं पता रहेगा तो हम मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि वॉल्यूम को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मास निकलेगा। हमको तो ये यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, तब इसको डी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मास निकलेगा। अभी बताए थे कंसेप्ट, यानी डीएम मास निकालना है इसका, हमको क्या करना होगा, सिंपली रो से डीवी को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो कंसेप्ट आना चाहिए, इतना देर से 2 लेक्चर में यही बता रहा हूँ। ये तो आप यूनिटरी मेथड से भी बता सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उतना मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 2/3 पाई आर क्यूब का मास कितना है, अगर पूरे वॉल्यूम इसका क्या है 2 पाई आर क्यूब है, 2/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका मास m है, तो यूनिट वॉल्यूम रहेगा तो कितना m बटा इतना। और मान लेते हैं इसके अंदर कोई एक स्ट्रिप लिए, स्ट्रिप मतलब एक डिस्क जैसा बन रहा है, चिप्स बन रहा है, उसका वॉल्यूम हमको पता है डीवी, तो यहाँ क्या कर देंगे, सिंपली डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, डीवी में कितना मास आएगा वही पता चल जाएगा। और इसी मास को हम लोग क्या माने हैं, डीएम मास माने हैं, यानी डीएम मास क्या हो जाएगा, डीवी मल्टीप्लाइड बाय रो, और इसी को तो हम रो बोलते हैं। इस तरह आप सोच सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड हो गया, जिसको ये मेथड नहीं पता है उसके लिए, लेकिन ये मेथड सबसे ईजी है। यानी आप रो निकाल लीजिए और उसको किसी भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वे मास निकल जाएगा आपको।
यहाँ के बाद अब हम लोग आगे किधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, जो ट्विस्ट बोले थे ना आपको 2 मिनट पहले कि एक ट्विस्ट है यहाँ छिपा हुआ, वही ट्विस्ट है। ये जो dy है, ये dy हम लोग क्या माने हैं, उसका थिकनेस माने हैं, लेकिन इधर भी आर डी थीटा आ रहा है। तो आर डी थीटा क्या होगा ना, चिप्स होगा ना, जैसे ही आप चिप्स को काटते हैं तो बीच का मोटाई ऐसे रहता है, लेकिन जो ओर में रहता है वो ऐसे रहता है, तिरछा जैसा रहता है, तो ना तिरछा पूरा ऐसे हो जाता है। तो यानी बीच में एकदम ऐसे हाइट आ रहा है, लेकिन लास्ट में बीच में एकदम हाइट ऐसे आएगा। अगर चिप्स रहेगा आपका, तो चिप्स से मान लेते हैं, तो बीच में हाइट एकदम ऐसा रहेगा, एकदम dy थिकनेस रहेगा, जो माने हैं बीच में, एकदम बीच में dy थिकनेस। जैसे ही ओर में आएगा ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ तक ठीक आ रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ही आया, ऐसे थिकनेस ठीक आ रहा था dy, लेकिन जैसे ही अंत में आया तो ये आर डी थीटा आ गया, मतलब थिकनेस ऐसे वाला आ गया, थोड़ा कोनिया निकल गया। तो इसी कारण कोनिया निकल के ऊपर जाता है ना। तो यानी ये सिक्का जैसा है, लेकिन सिक्का का जो लास्ट लाइन वो एकदम पूरा इस तरह नहीं है, सर्कुलर नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, मेरे भावनाओं को समझने के लिए थैंक यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये पता है हम लोगों को, और ये थिकनेस पता है। अब इसके बीच रिलेशनशिप लाना होगा, क्योंकि विदाउट रिलेशनशिप हम लोग कुछ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यानी रिलेशनशिप तो लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए रिलेशनशिप लाते हैं। तो ये थिकनेस को हम यहाँ पे बड़ा करके बनाते हैं, यानी ये थिकनेस छोटा सा है, अब इसको हम बड़ा करके बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए बड़ा करके बना लिए, यानी इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे। चलिए समझ में आ रहा है। और ये जो थिकनेस है, ये थ्रू आउट द वॉल्यूम वही थिकनेस रहेगा dy, जो थिकनेस है। लास्ट में जाके ये कोनिया ऐसे निकल जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो वही रहेगा थिकनेस, ये वाला जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम है। ये लास्ट में जाके कोनिया निकल रहा है ना, तो इतना सा वॉल्यूम को आपको नेग्लेक्ट करना रहता है, जो बीच में होता है बहुत कम बनता है। आपको बताए कि ये दोनों पॉइंट सट रहा है, तो बताइए ये वॉल्यूम कभी बनेगा? ये दोनों पॉइंट तो सट रहा है, ये बड़ा वॉल्यूम कभी बनेगा जो ट्रायंगल बन रहा है? कभी नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हो गया, और ये वाला हाइट कितना होगा नहीं जानते हैं, हमको पता है कितना हाइट है, ये dy हाइट है, तो dy लिख दी। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अगर यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूँ तो बताइए कितना डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये थीटा है, तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला तो एक ही रेडियस है ना, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा मोटा जैसा बन गया, अलग बात है, लेकिन ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि ये एंगल तो बहुत छोटा है। तो यानी ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, आपस में कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा है मतलब क्या, ये यानी ये पूरा एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एंगल तो बहुत छोटा है, समझे ना। तो ये यानी ये रे और ये रे कोइंसाइड कर रहा है, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है ये रेडियस होता है, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है। तो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर पे 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं, ये तो पता होगा सर्कल में। अगर ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है और ये एंगल हमको पता है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है मेरा और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है मेरा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा नहीं हो जाएगा। ये सिंपल सा है, कोई भी बता देगा। तो यानी यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये जो छोटा सा एंगल इस जगह बन रहा है, वो कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ये कितना सा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल बन गया। अब इस dy और थीटा के बीच क्या एंगल, अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं, यानी ये मेरा पूरा हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस का अगर हम लंब में कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो दूर वाला साइन में टूटता है, पास वाला किस में टूटता है, कॉस थीटा में। तो यानी ये आर डी थीटा का कंपोनेंट क्या टूटेगा, आर डी थीटा रहेगा ही रहेगा, और कॉस थीटा में टूट जाएगा। यानी आर डी थीटा इधर का लेंथ था, लेकिन इसका कंपोनेंट हम dy में लेना चाहते हैं, इस वर्टिकल लाइन में। तो आर डी थीटा कितना आ जाएगा, आर डी थीटा रहेगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये बगल वाला एंगल है।
अगर हम ये लेना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा साइन थीटा हो जाता है। लेकिन इसका कुछ काम है नहीं, काम है, क्योंकि हमको इसका थिकनेस का काम है ना। अब थिकनेस का काम क्यों, ये अभी बताएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग डीवी निकालने की ओर। डीवी निकालने की ओर कैसे पढ़ेंगे, तो आपको बताया ये क्या, एक चिप्स है। एक क्या है, चिप्स है। चिप्स है मतलब क्या है, एक सर्कुलर जैसा बन रहा है, एक सर्कुलर जैसा बन रहा है, और इसके पास इस तरह का कुछ ये वाला स्ट्रिप है, और इस पूरे में एरिया समाया हुआ है। चिप्स तो पूरे में रहेगा ना, पूरे में है। और यहाँ से ये क्या है मेरा, ये स्लैंट हाइट जैसा कुछ है, यहाँ पे स्लैंट हाइट, ये क्या है, आर डी थीटा। लेकिन हमको स्लैंट हाइट लेना है, हमको तो थिकनेस लेना है ना। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका थिकनेस लेते हैं। थिकनेस कितना, वो तो स्लैंट हाइट है, वे हाइट थोड़े लेंगे, जो थिकनेस है ये वाला लेंगे ना। और कोई एरिया दिया हुआ है वो कितना ऊंचा है, तो ये वाला हाइट लेंगे ना, कि ये वाला हाइट लेंगे। स्लैंट हाइट तो लेते नहीं है हम लोग, क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल से इसका एरिया हम लोग को पता है, एरिया नहीं जानते निकालने, तो एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले। एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले इसका रेडियस चाहिए। इसका रेडियस कितना होगा, आपको पता है ये आर है, तो अभी बताए थे ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा। और इस वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा, यानी आर साइन थीटा होगा। चलिए, तो यानी इसका रेडियस निकल गया कितना, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा लिख देंगे। आर कॉस थीटा लिखा गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को इसका थिकनेस चाहिए, ये थिकनेस, तो हम लोग को ये थिकनेस कैसे निकलेगा, ये मेरा डी वाई थिकनेस है। इस आर डी थीटा कुछ काम है, क्योंकि ये स्लैंट हाइट वाला है ना। इसका ये थिकनेस तो हमेशा थ्रू आउट द वॉल्यूम रहता है, ये थ्रू आउट द वॉल्यूम, लास्ट में जाके ऐसे हो जा रहा है, उसे कुछ लेना देना है, नहीं लेना देना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सट जाएगा, तो ये वॉल्यूम तो बनने ही वाला नहीं है अगर इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। चलिए, अब यहाँ से हमें एरिया पता चल जाएगा। एरिया कितना होगा, ब्रीथ का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, एरिया मिल गया इस सर्कल का। और इसका थिकनेस क्या है, डी वाई थिकनेस है, तो हम अगर डी वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। यानी ये वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम होगा, यानी हमको डी मिल गया। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई आर कॉस थीटा का स्क्वायर गुना डी वाई का वैल्यू अभी बताए, डी वाई का वैल्यू क्या है, आर थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर थीटा आर डी थीटा कॉस थीटा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यानी डी का फाइनली वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए पाई आ रहा है तो पाई लिख दिए, यहाँ से आर है, यहाँ से भी आर है, तो आर स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ से देखिए, सॉरी, यहाँ से आर स्क्वायर आएगा और यहाँ से आर आएगा, तो आर क्यूब लिखा आएगा। और यहाँ से कॉस स्क्वायर आएगा और यहाँ से कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद डीएम मास निकालना बहुत आसान है। डीएम मास कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। डीएम मास, रो का वैल्यू पता है क्या है, m/2/3 पाई आर क्यूब है, तो पाई आर क्यूब लिख दिए, ये रो का वैल्यू निकल गया। अब हमें डीवी का भी वैल्यू पता है, डीवी का वैल्यू कितना है, पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब लिख देंगे, पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा लिख दिए। और यहाँ से पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3m/2, और यहाँ से कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। और ये किसका वैल्यू आ गया, डीएम का वैल्यू। तो यानी ये जो वैल्यू आया, ये वाला चीज़ हम याद रखेंगे कि इतना वैल्यू आ रहा है डीएम का, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत अभी डीएम निकालने के लिए किए थे। चलिए, यहाँ तक हो गया, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्चुअल। तो यहाँ से हम लोगों का डीएम निकल गया, तो इस डीएम मास पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब इसके बाद जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 11th में जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था, सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, तो जो फिजिक्स में एक बेसिक टूल दे दिया जाता है ना कि आप इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन, वो भी यूज होने वाला है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में, अभी वो आएगा थोड़ा देर में। तो सबसे पहले डीएम मास यहाँ दिया हुआ है, तो डीएम मास देखिए ये मेरा ये सर्कुलर डिस्क है, तो इसका डीएम मास अभी माने थे पूरे सर्कुलर में फैला हुआ है, यानी ये जो चिप्स है इसका डीएम मास है, कितना मास है, बहुत स्मॉल है, लेकिन ये पूरे सर्कुलर में फैला हुआ है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मानेंगे, एकदम बीच में मानेंगे, यानी इस पॉइंट पर क्या है मेरा डीएम मास है, यानी ये जो डीएम मास आया है इस पूरे सर्कुलर का ये यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। और ये जो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं इससे ये कितना डिस्टेंस पर है, वाइड डिस्टेंस पर है, इतना सा बात याद रहेगा तो अब तुरंत बन जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम आने वाला है, और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आने वाला है, डीएम आने वाला है। अब डीएम को सिंपली ये पूरा इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, मास एम आएगा। लेकिन अगर आप मास एम नहीं पुट करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप डीएम रख सकते हैं। इससे क्या आएगा, आपका कैलकुलेशन और लेंदी जाएगा, लेंदी जाएगा तो आपका आने का चांस कम हो जाएगा। तो मतलब आप सॉल्व करने वक्त आने का चांस कम नहीं होगा, आने का चांस वही रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको जहाँ एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। ये इंटीग्रेशन अब डीएम है, मतलब पूरे का मास एम में दिया हुआ है ना, तो एम से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा दूंगा आपका, तो इसी कारण आप उस तरह करके कीजिएगा घर में, लेकिन मैं यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। वाई डीएम का मतलब क्या होता है, ये जहाँ पर वाई है वहाँ पे डीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाई पोजीशन यहाँ से, सॉरी डीएम जहाँ पर हो वहाँ का वाई लेते हैं। अगर डीएम यहाँ पर है तो यहाँ से क्या वाई ले रहे हैं, तो यही वाला तो वाई लिए थे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यानी मेरा वाई और डीएम सेम है, लेकिन डिस्क के केस में अलग आया था, 2 पाई बाई वाई आया था। वाई यहाँ आ रहा था, 2 पाई बाई वाई, डीएम मास यहाँ आ रहा था, वे वाला। लेकिन यहाँ डीएम मास और वाई दोनों सेम पोजीशन है, यानी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यानी यहाँ पे वाई की जगह वाई रखने देंगे। लेकिन ये वाई लेकिन ये मेरा वाई भी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वाई भी वेरी करेगा। तो यह मेरा डबल वेरिएबल हो गया। डबल वेरिएबल मीन्स एक वाई भी वेरिएबल है, एक थीटा भी वेरिएबल है, 0 से π/2। और ये वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे जैसे ये रिंग ऊपर जाता जाएगा तो वाई बढ़ता जाएगा। तो डबल वेरिएबल है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग डबल इंटीग्रेशन जानते नहीं है। तो इस वेरिएबल को हमको क्या करना होगा, इस वेरिएबल के टर्म में लिखना होगा, थीटा के टर्म में। इसी कारण वाई वेरिएबल को हम लोग आर साइन थीटा के वेरिएबल के टर्म में, आर कांस्टेंट है लेकिन साइन थीटा तो वेरी कर रहा है, इसके कारण वाई वेरी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे तो जानते हैं आप। डीएम मास का वैल्यू तो हम बोले थे आपको याद रखना है, कितना रखना है, 3m/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, डीएम मास को इंटीग्रेट करना है। तो डीएम मास का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है उतना है, तो 3m/2 रख दिए। अब क्या रखना है, कॉस क्यूब रखना है, तो कॉस क्यूब थीटा रख दिए, डी थीटा रख दिए। चलिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, आर बाहर आएगा। तो आर बाहर आएगा तो बाहर कर दिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, एक कॉस क्यूब थीटा आ रहा है और एक साइन थीटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा को पहले लिखेंगे और क्या कर देंगे, साइन थीटा को बाद में लिखेंगे। इससे क्या होगा आपको बता रहे हैं, इससे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये डी थीटा हो गया, साइन थीटा को इसके साथ कर दिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है हमको, क्योंकि अभी पता चलेगा आपको, लिमिट लास्ट में पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। चलिए अब देखिए, अब ये रीअरेंज करके लिखे हैं, ये तो आता ही होगा आपको। आप यहाँ क्यों रीअरेंज किए, क्योंकि हम कॉस थीटा को टी मानने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, वो अभी करेंगे। तो लिमिट का बात करें तो थीटा का लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है तो 0 डिग्री और यहाँ पर है तो π/2। सारा 0 पे तो ये वाला बड़ा वाला चिप्स कवर हो जाएगा, मतलब जो चिप्स बन रहा है इन्फिनाइट भाग में, तो फिर यहाँ पे जाके π/2 जैसे होगा ये स्मॉल सा बन जाएगा। तो यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से π/2, नॉट 0 से पाई, क्योंकि π/2 में तो पूरा सर्कल कवर हो ही जा रहा है, तो हम पाई तक क्यों जाए। तो 0 से π/2 हो गया। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस को क्या मानने वाले हैं, कॉस थीटा को हम लोग टी मानेंगे। तो आप किधर लिखे, ऊपर लिखते हैं
नहीं तो इस पिक्चर को रीअरेंज करना होगा, इधर DM को इरेज करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप इसको अलग से सॉल्व कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। चलिए इससे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा आ गया, यानी साइन थीटा डी थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये सब तो आता होगा आपको, 11th का टॉपिक है ये वाला, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने वाला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r है तो r लिख देंगे, यहाँ पे r है r लिख देते हैं, r लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे क्या था, 0 था। अब देखिए कॉस के जगह क्या पुट हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह t, तो कॉस क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। और साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा पुट करना है तो माइनस इधर चले जाएगा, तो यानी माइनस dt, यानी dt लिख देते हैं और माइनस साइन यहाँ ला देते हैं। यानी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से कॉस क्यूब थीटा, ये मेरा क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। और क्यूबिक फंक्शन का तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है। और लेकिन मैथमेटिक्स में आप 12th में जाइएगा ना, अगर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/2 है तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ाया जाएगा 12th के मैथ में। लेकिन मैं वहाँ फार्मूला पढ़ाया जाएगा तो वहाँ जाके पढ़िएगा आप। यहाँ मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ आपको, वो ईजी कर देता है वो फार्मूला। तो यहाँ पे इस मेथड का यूज करूँगा मैं। ये कॉस क्यूब थीटा है, आपको पता होगा कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा आने वाला है, बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, यानी कॉस क्यूब थीटा को हम लोग रेड्यूस कर देंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो यानी कॉस क्यूब थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 4 इंटू डी थीटा। और इसका तो लिमिट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डी थीटा ही वेरिएबल है। अब डी थीटा वेरिएबल है तो हम सिर्फ इसको चेंज किए, लिमिट तो वही रहेगा 0 से π/2। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या था, डी थीटा था, उसका लिमिट आ रहा था 0 से π/2। लेकिन अब मेरा क्या आ गया, डी टी वेरिएबल आ गया। डी टी मतलब वेरिएबल बदल गया। वेरिएबल बदल गया तो क्या पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पहले क्या था, 0 था, तो थीटा का वैल्यू 0 यहाँ पुट कीजिए। जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 पुट किया, टी का लिमिट क्या जा रहा है, 0 पुट किया तो cos 0 1 होता है, यानी 0 पुट करने पर 1 आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे π/2 पुट कीजिए, π/2 पुट करने पे क्या आ रहा है, थीटा का लिमिट π/2 जा रहा है, यानी π/2 यहाँ पुट कीजिए, π/2 यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। तो यानी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में है तो ऊपर में लिखाएगा, यानी ऊपर वाला का लिमिट कहाँ से जाएगा, 1 से 0 तक। अगर हम सिंपली बोले ये हमको 1 से 0 जा रहा है, इसको हमको 0 से 1 करना है तो क्या करना होगा, यहाँ का माइनस साइन हटाना होगा और ये क्या करना होगा, इसको पलट सकते हैं, यानी माइनस साइन हटा के यहाँ ऊपर वाला नीचे कर सकते हैं और नीचे वाला ऊपर कर सकते हैं। ये थर्मल प्रॉपर्टीज आपको 11th में बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप 12th में पढ़ने वाले हैं। अगर माइनस साइन रहता है तो वे लिमिट इंटरचेंज हो जाता है। अब यहाँ का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, 1/4 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और 1/4 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, तो जैसे ही इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r बटा में, और 1/4 आ रहा है बाहर तो ये 1/4 ऐसे आएगा ना, 4 नहीं आ रहा है, ये 1/4 है तो 1/4, 4 ऊपर चले जाएगा तो 4r हो जाएगा, लेकिन हमको नीचे में ही लिखना है तो 1/4 लिख दिए। अब इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करना है इसका, cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो तो आ रहा है पिक्चर, हाँ नीचे तक आ रहा है, बढ़िया से देख लो, ऊपर तक यहाँ तक आएगा, हाँ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1/4 आ रहा है तो 1/4 लिख दिए। cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो क्या लिख देंगे, साइन 3 थीटा। ये 4 बाहर आ गया तो यानी इस 4 को हम यहाँ पे लिखना है 1/4,
इसी का नहीं यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 3 थीटा बटा 3 आएगा, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो 3 साइन थीटा लिख दिए। चलिए उसका लिमिट क्या पुट कर देंगे, 0 से π/2 पुट कर देंगे। अब देखिए ऊपर में क्या है, टी क्यूब है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 4 बटा 4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। चलिए वहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर मिटाते हैं, ये सब लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो इधर की ओर इरेज करते हैं। तब देखिए नीचे में क्या लिमिट आ रहा था, वहाँ पे देखिए r था तो r लिख दिए, और फिर t की पावर 4 बटा 4 है, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा अंदर में क्या आएगा, 1 बटा 4 आएगा। 0 पुट करने पे 0 आएगा तो -0 लिख दिए। नीचे में क्या आने वाला है, 1 बटा 4 आने वाला है, तो 1 बटा 4 लिख दिए। और अगर हम लोग π/2 पुट करते हैं तो π/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/2 पुट करेंगे तो साइन 3π/2 आएगा। साइन 3π/2 -1 होता है, तो -1/3 आएगा। तो अपर लिमिट पुट करने पे क्या आ रहा है, एक -1/3 आ रहा है। अब जैसे ही साइन π/2 यहाँ पुट होगा तो साइन π/2 1 होता है, तो ये क्या कर देगा, +3 कर देगा। तो ये +3 कर देगा, तो +3 लिख देते हैं। और उसके बाद फिर माइनस साइन आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो यानी लोअर लिमिट में 0, फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अपर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, r × 1/4 आएगा। नीचे 1/4 था, 1/4 लिख दिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये तो 0 ही आ जाएगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 में -1 जुटेगा तो इसको क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1/4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3r/8। ये प्रूफ हो गया। इतना ही होता है सेंटर ऑफ मास। अगर सॉलिड स्फीयर रहता है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, 3r/8, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 3r/8, यानी ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये यहाँ पे इसका लाई कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी जितना कंसेप्ट बताएं मैंने बेसिक से बताने का कोशिश किया है कि आपका पूरा क्लियर विजुअलाइजेशन हो सके, क्योंकि इसको आप याद करके भी बना सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर जेईई मेंस एडवांस का बना रहे हैं तो 90% क्वेश्चन आपको उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन याद रखकर आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटीग्रेशन का यूज आता है, जैसे कि एडवांस में अगर क्वेश्चन को हार्ड करना रहे तो क्या कर देगा, इस तरह कुछ यूज कर देगा। तो ये सब बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके डेप्थ में जाइए, जितना डेप्थ में जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। और इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि सेकेंड लेग अगर हम कोण का भी इसमें स्टार्ट करने लगे तो ये 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं इतना चाहता नहीं हूँ, 1 घंटा सफिशिएंट है, 1 घंटा 20 मिनट। तो आप आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल मैं आपको कोण का दोनों बताऊंगा, उसमें कंपेयर करके बताऊंगा डी थीटा यहाँ पे क्यों लिया और वहाँ dy क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, विदा लेते हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ऑसम।